हेलो एवरीवन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु है और करंट अफेयर्स डिस्कशन प्रोग्राम में आज हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पर्टिकुलरली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स टॉपिक हैं उसका इस कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। पहला है इंडिया एआई मिशन बूस्टिंग एआई डेवलपमेंट। भारत सरकार ने हाल ही में इंडिया एआई मिशन की घोषणा की है, जो कि आपको साइंस टेक के सेक्शन से, आपको इंडियन इकॉनमी के सेक्शन से, एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन से जुड़ता है। सेकेंड टॉपिक, स्वीडन ज्वाइंस नेटो। काफ़ी समय से नेटो के एक्सपेंशन को लेकर चर्चा चल रही थी। यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र नेटो के एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में डिस्कशन हो रहे थे, तो उस दिशा में ये एक प्रमुख घटनाक्रम है, स्वीडन का नेटो में ज्वाइन होना। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक हम लोगों ने लिया है उन्नति स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए भारत सरकार ने उन्नति योजना, उन्नति स्कीम को शुरू किया है, तो यह इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और रीजनल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से इसे हमें जानना जरूरी है। फोर्थ टॉपिक, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में पेटेंट की अगर हम बात करें तो पेटेंट फाइलिंग की संख्या में कटौती आई है 2023 में, और उससे जो जुड़े हुए संगठन हैं उसके बारे में हम लोग विशेषकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करेंगे। पांचवें अगर हम टॉपिक की बात करें, एलपीजी सब्सिडी एक्सटेंडेड फॉर उज्ज्वला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो एलपीजी सब्सिडी दी जाती है उसका एक्सटेंशन किया गया है, विस्तार किया गया है। तो वह विमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ टॉपिक है जो हमारे स्कीम्स कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उन सब पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, इंडिया एआई मिशन। 7 मार्च 2024 को भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन को अप्रूव किया है। इस मिशन का उद्देश्य है भारत में एआई इकोसिस्टम को डेवलप करना और मजबूत करना। एआई से तात्पर्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है मनुष्य के समान जो इंटेलिजेंस और कॉग्निशन है, जो बुद्धिमत्ता है, जो कार्य मनुष्य अपने मस्तिष्क से कर सकता है, वैसी क्षमता मशीनों में उत्पन्न करना। कृत्रिम का अर्थ ही होता है, आर्टिफिशियल का अर्थ होता है कि जो मनुष्य को मिमिक या सिमुलेट करती हुई क्षमता हम मशीनों में विकसित करते हैं कि वो भी हमारे तरह कंप्यूटेशन कर सके, गणना कर सके, हाई प्रोसेसिंग स्किल्स मशीनों में डेवलपमेंट को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जानते हैं कि विश्व में चौथी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को एक नई दिशा दे रहा है। उसके अगर एक फाउंडेशनल पिलर्स के रूप में हम देखें तो एआई उसका एक फाउंडेशनल पिलर है, और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनली एआई सेक्टर पे काम करना काफ़ी आवश्यक है। तो भारत सरकार ने इसी चीज़ को पहचानते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए 7 मार्च 2024 को इंडिया एआई मिशन की घोषणा की है। तो नेशनल पॉलिसी से भी कई बार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स और अलग अलग स्टेजेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें सरकार ने 5 वर्षों के लिए भी ये मिशन अप्रूव किया गया है, जिसमें कि 10,372 करोड़ का इसमें कुल ये मिशन होगा। टोटल जो मिशन का बजटरी अप्रूवल है वो ₹10,372 करोड़ का है, और इस मिशन के टोटल 7 पिलर्स हैं। 7 पिलर्स में से कुछ जो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं उनमें से देश भर में एक पब्लिक एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। एआई पब्लिक कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ हुआ देश भर में अलग अलग जगहों पर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स 10,000 से अधिक जीपीयूज बनाने की इसके अंतर्गत, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने की इसके अंतर्गत कार्यक्रम है। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयू, और देश भर में कई राज्यों में, अलग अलग जिलों में 10,000 से ज़्यादा ऐसे जीपीयूज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से सरकार बनाएगी।
प्राइवेट सेक्टर को ऐसे जीपीयूज बनाने के लिए सरकार इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा आर्थिक मदद भी देगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगी। और भारत में एआई स्टार्टअप जो हैं, एआई क्षेत्र के जो स्टार्टअप हैं, उन्हें भी फाइनेंशियल सपोर्ट इसके माध्यम से दिया जाएगा। तो इसके टोटल 7 पिलर्स हैं अगर हम उनकी बात करें। तो ओवरऑल इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य है कि भारत में एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से भारत में डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात की जा रही है, डिजिटल क्रांति की बात की जा रही है, डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, तो हमने देखा कि टेलीकॉम रिवॉल्यूशन के लिए जिस तरीके से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार दिया गया था, उसी तरीके से एआई रिवॉल्यूशन के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि एआई क्रांति के लिए, एआई के लिए जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो प्रोसेसिंग सेंटर्स चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए, उसके लिए जो डेटा सेंटर्स चाहिए, उनका विकास इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत किया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार ने उक्त राशि का एक इस पूरे मिशन के लिए प्रपोज किया है। अब जैसा भी हम लोगों ने बात किया कि इसमें सरकार का लक्ष्य क्या होगा, सरकार का लक्ष्य होगा कि 10,000 या उससे अधिक जीपीयू पूरे देश भर में बनाए जाए। इसका जो मेन फोकस है अभी इंडिया एआई मिशन का, यह मुख्य रूप से एग्रीकल्चर के ऊपर है, हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर है और एजुकेशन पर है। तो इसके जो फोकस सेक्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर और एजुकेशन है। एआई मार्केट प्लेस डेवलप करने की बात है, जहां पर कि एआई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए एक मार्केट हो, जहां पर कि सेलर्स और बायर्स आसानी से एआई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेच सकें और ख़रीद सकें। साथ ही साथ इसके अंतर्गत प्री ट्रेंड मॉडल्स विच आर एम्ड एट एआई एप्लीकेशन डेवलपर्स, एआई एप्लीकेशन डेवलपर के लिए प्री ट्रेंड, पहले से ही पूर्व प्रशिक्षित मॉडल्स को विकसित करने की बात इसके अंतर्गत की गई है। हम लोगों ने 7 फाउंडेशनल पिलर्स की बात की थी, जिसमें से पहला था पब्लिक एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। उसमें जो अन्य प्रमुख बात है कि इंडिया एआई सेंटर के द्वारा फाउंडेशनल एआई मॉडल्स विकसित करना, स्वदेशी फाउंडेशनल एआई मॉडल्स का विकास करना। हम जानते हैं कि अभी जो एआई तकनीक में रिसर्च हो रहा है वो मुख्य रूप से वेस्ट के द्वारा या चीन जैसे देशों के द्वारा लीड किया जा रहा है। तो वैसे में भारत एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक इतना बड़ा वर्कफोर्स है भारत के पास, तो वह इस डिजिटल क्रांति, एआई क्रांति में पीछे नहीं छूटना चाहता। इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया एआई सेंटर के द्वारा देश भर में इंडिजिनसली बिल्ट फाउंडेशनल एआई मॉडल विकसित किए जाएंगे। हमारे यहाँ जो एआई प्रोडक्ट और सर्विसेज बनेंगी, उसका जो फाउंडेशनल मॉडल है वो किन मॉडल पर आधारित होगा, भारत वैसे फाउंडेशनल मॉडल को अपने देश में ही विकसित करने की योजना इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत बना रहा है। तो उसका दूसरा पिलर ये है। और चूंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ड्रिवन पूरा मिशन होगा, जैसे हम लोगों ने बात की कि वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से पब्लिक एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे और सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग का 50% कंट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एआई स्टार्टअप्स को, डीप टेक स्टार्टअप्स को, जो कि एआई के क्षेत्र में नई नई स्टार्टअप कंपनियां हैं, उनके लिए 2000 करोड़ का आवंटन इस मिशन के अंतर्गत किया गया है। एलोकेशन ऑफ ₹2000 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ डीप टेक एआई स्टार्टअप्स। इससे ये होगा कि भारत में एआई स्टार्टअप्स को आइडिया से लेकर कॉमर्शियलाइजेशन तक के स्टेज में उन्हें सपोर्ट मिलेगा। इंडिया एआई मिशन के द्वारा उन्हें सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। तो ऐसे स्टार्टअप्स को फंड करना इंडिया एआई मिशन का एक दूसरा पिलर होगा। उसके साथ ही साथ इंडिया एआई इनोवेशन रिसर्च सेंटर की बात की गई है, इंडिया एआई इनोवेशन रिसर्च सेंटर की बात की गई है, डेटा सेट प्लेटफॉर्म की बात की गई है। ऐसे डेटा सेट प्लेटफॉर्म क्या करेंगे, हाई क्वालिटी एआई रेडी डेटा सेट को होस्ट करेंगे। अब चूंकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा जो भी डेटा कलेक्ट होगा, जो भी डेटा एनालाइज होगा, प्रोसेस होगा, तो वैसे डेटा को होस्ट करने के लिए, वैसे डेटा के स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, वैसे डेटा को होस्ट करने के लिए डेटा सेट सेंटर्स होने चाहिए, डेटा सेट प्लेटफॉर्म होने चाहिए। तो इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म इसमें विकसित किया जाएगा, जो कि ऐसे हाई क्वालिटी
AI रेडी डेटा सेट को, जहां पर कि AI सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के डेटा स्टोर किए जाएंगे, उनका विकास करेगा। तो ये एक होलिस्टिक AI इकोसिस्टम को मजबूत बनाने का यह मिशन भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। इसमें एक अनदर पिलर जो है वह एथिकल AI की बात करता है। इसमें जो 7th पिलर है वह एथिकल AI की बात करता है। एथिकल AI मतलब सेफ एंड ट्रस्टेड AI। सेफ एंड ट्रस्टेड AI। हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के क्षेत्र में एथिक्स के एप्लीकेशन की बात की जाती है। AI, रोबोटिक्स, ये सभी फील्ड जो हैं वो ह्यूमन एथिक्स के कई एरिया से ओवरलैप करते हैं। तो भारत सरकार ने जो इंडिया AI मिशन को लॉन्च किया है, इसके अंतर्गत एथिकल AI, सेफ एंड ट्रस्टेड AI इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ दिस इंडिया AI मिशन, जिसके अंतर्गत ऐसे सुरक्षित और विश्वसनीय AI मॉडल्स का विकास करना, उनका डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट करना जो कि रिलायबल हों, ट्रस्टवर्दी हों और सेफ हों। तो इस तरीके से इस पूरे एक होलिस्टिक सिस्टम के द्वारा भारत में AI इकोसिस्टम के डेवलपमेंट का प्रयास किया गया है। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्वीडन ज्वाइंस नेटो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कंटेक्स्ट में ये इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मेंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमारे चैनल पर नेटो के विषय में डिटेल्ड वीडियो आपको रिसेंटली अपलोड किया गया था, और उसके पहले भी एक पुरानी वीडियो नेटो और उसके एसेशन को लेकर, एसेशन प्रोसेस को लेकर और नेटो के संबंध में विस्तार से जानकारी एक प्रीवियस वीडियो में भी दी गई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो स्वीडन ने नेटो की सदस्यता हासिल कर ली है। इसने एसीड कर लिया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के ही द्वारा नेटो इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में। 7 मार्च 2024 को स्वीडन ने नेटो को एसीड कर लिया है। और ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी स्वीडन को? क्योंकि हम जानते हैं रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में पर्टिकुलरली एक सिक्योरिटी कंसर्न बना हुआ है। रूस के एग्रेशन को लेकर एक सिक्योरिटी कंसर्न बना हुआ है, और उसे काउंटर करने के लिए यूरोपियन नेशंस जो हैं वह अपने अपने जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज हैं उसमें बदलाव ला रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वीडन ने भी नेटो को ज्वाइन करने का फैसला किया है। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करने के बाद नेटो को ज्वाइन करने की जो एक लेंदी प्रोसेस है, एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस होती है नेटो को ज्वाइन करने की, एसीड करने की। प्रीवियस एक वीडियो हमारे चैनल पे है, आप उसको देखकर इन सारी प्रक्रियाओं को विस्तार से जान सकते हैं। तो स्वीडन के द्वारा फाइनल डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन के बाद वो एक लेंदी जो प्रोसेस थी एसेशन की वो कंप्लीट हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए पर्टिकुलरली ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को ध्यान में देखते हुए, वॉर के मद्देनज़र यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो की जो स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, वो स्वीडन के इस डिसीजन से बढ़ जाती है। रूस के लिए यह एक चिंता का विषय हो सकता है कि यूरोपियन नेशंस आपस में पुनः ऑर्गेनाइज होकर नेटो अलायंस को मजबूत बना रहे हैं, जो कि रूस का यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का एक प्राइमरी रीजन रहा है। क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो में शामिल हो जाता है तो यह नेटो को रूस के वेस्टर्न फ्रंटियर्स तक लेके चला आएगा। तो इसी फियर के कारण रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन पर अपनी सिक्योरिटी को डिफेंड करने के लिए अटैक किया है, और जबकि यूरोपियन नेशंस का मानना है कि रूस की यह एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है जो कि उसने यूक्रेन पर आर्म्ड अटैक किया है। तो इस एक सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए स्वीडन का यह फैसला रूस के लिए चिंताजनक हो सकता है। अगर हम बात करें तो इससे क्या फ़ायदे स्वीडन को होंगे? हम जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के आर्टिकल 5 में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के आर्टिकल 5 में कलेक्टिव डिफेंस का प्रिंसिपल है। कलेक्टिव डिफेंस, जहां पर कि इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एक मेंबर पर अटैक सभी मेंबर्स पर अटैक माना जाता है और उसको कलेक्टिवली डिफेंड किया जाता है। तो नेटो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है वो आर्टिकल 5 है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का, और स्वीडन को भी इस संगठन की सदस्यता के बाद, मेंबरशिप के बाद आर्टिकल 5 के अंतर्गत एक कलेक्टिव सिक्योरिटी, एक डिफेंस की गारंटी प्राप्त होगी। तो स्वीडन को इससे ये बेनिफिट होगा। अगर हम बात करें, हम लोगों ने अभी एक कलमी
कल्मिनेशन ऑफ लेंदी प्रोसेस की बात की, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के आर्टिकल 10 में नेटो में एसीड करने का, नेटो से जुड़ जाने का, उसके सदस्य बनने का प्रोविजन शामिल है। तो ये सब कुछ जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो कहीं पर आपसे पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलरली आर्टिकल 5 को आपको ध्यान में रखना है। तो स्वीडन को क्या बेनिफिट होगा? स्वीडन को बेनिफिट ये होगा कि उसे नेटो ट्रीटी के आर्टिकल 5 के अंतर्गत जो गारंटीड कॉमन डिफेंस की गारंटी है वो प्राप्त होगी। इससे नेटो को क्या फ़ायदा होगा? नेटो को इससे ये फ़ायदा होगा कि स्वीडन के जो एडवांस्ड सबमरीन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वह नेटो के डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे और अटलांटिक बाल्टिक क्षेत्र में जो नेटो की डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, उसको एक्सपैंड करेंगे। तो इससे स्वीडन को भी फ़ायदा होगा और नेटो को भी फ़ायदा होगा। अब इसमें स्वाभाविक सी बात है कि रूस का कंसर्न होना ऑब्वियस है। तो रसिया ने उस अपने रिस्पॉन्स में कहा है कि वह इस एक्सपेंशन को बहुत ही गंभीरता से लेता है और उसने काउंटर मेजर्स उसने इसके रिएक्शन में काउंटर मेजर्स लेने की भी बात की है। तो एक तरीके से स्वीडन का ये जो स्टेप है वह वेस्ट के और रसिया के बीच में यूक्रेन वॉर के मद्देनज़र दोनों खेमों के बीच में तनाव को और ज़्यादा बढ़ाएगा। अब देखें कि कई ऐसे यूरोपियन नेशंस थे जिन्होंने कि नेटो को ध्यान में रखते हुए एक न्यूट्रलिटी का स्टैंड अपनाया हुआ था और वह नेटो से जुड़ने में हिचकते थे। परंतु यूक्रेन के ऊपर रशियन अटैक के बाद वो सिक्योरिटी सिचुएशन चेंज हुआ है। यूरोपियन नेशंस अपने सिक्योरिटी को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से पोस्ट वॉर सिनेरियो में उसका असेसमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण कि स्वीडन जैसे देश नेटो में शामिल हो रहे हैं। अब अगर हम ब्रीफली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसा भी हम लोगों ने चर्चा किया कि 1949 में 4 अप्रैल 1949 को 12 देशों के द्वारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन की गई थी, जिसे कि वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के वाशिंगटन शहर में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसे कि वाशिंगटन ट्रीटी कहते हैं, और इसके द्वारा नेटो एक संगठन के रूप में स्थापित हुआ था। 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके, 12 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 12 देश कौन कौन से थे? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो यह टोटल 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे नेटो के, जिन्होंने कि 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को साइन किया था। अभी वर्तमान में इसके 32 मेंबर्स हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 32 मेंबर नेशंस ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं। यह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड लिस्ट है और इसमें साथ ही साथ किस ईयर में किसी पर्टिकुलर कंट्री ने नेटो को ज्वाइन किया है आप उसको भी देख सकते हैं। सो आफ्टर 1949 देयर वेयर 10 फेजेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ नेटो का फिर 10 फेजेज में एक्सपेंशन हुआ और वर्तमान में 2024 में टोटल मेंबरशिप इसकी 32 है। और इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं वो सभी नेटो अलाइज कहे जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? नेटो सहयोगी कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे का सुरक्षा मामलों पर सहयोग करते हैं। वो आपस में एकजुट ही इसीलिए हुए हैं कि सुरक्षा और सामरिक मुद्दों पर, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक मैटर्स पे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकें, कोऑपरेट कर सकें। हम लोगों ने आर्टिकल 10 की भी बात की, जो कि एलेबोरेट करता है कि किस तरीके से कोई देश नेटो अलायंस में जुड़ सकता है। अगर इसके लिए हम एक एलिजिबिलिटी की बात करें तो यूरोप का कोई भी देश नेटो में शामिल हो सकता है अगर वह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वह नॉर्थ अटलांटिक रीजन में कोई भी, नॉर्थ अटलांटिक एरिया में कोई भी देश जो सुरक्षा के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करना चाहता है और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाना चाहता है, नॉर्थ अटलांटिक संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए उसे मजबूत करना चाहता है, वैसा देश नेटो अलायंस में शामिल हो सकता है। यूरोप का कोई भी वैसा देश शामिल हो सकता है। तो अगर आपसे नेटो के विषय में आर्टिकल 5, आर्टिकल 10 और इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर प्रश्न पूछे जाएं कि कौन सा देश शामिल हो सकता है, तो आपको इन तथ्यों को ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि किसी भी नए देश की मेंबरशिप के ऊपर एग्री करने के लिए उसके जितने भी सदस्य हैं, नेटो के जितने भी सदस्य हैं, सभी में एक कंसेंसस बनना चाहिए। तो किसी भी देश को शामिल करने के ऊपर जो फैसला है वह
नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल के द्वारा लिया जाता है, जो कि नाटो का प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, प्रिंसिपल पॉलिटिकल बॉडी है। नाटो के अंतर्गत नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल करके एक बॉडी होती है जो कि इसकी प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो इसके राजनीतिक जो महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले हैं वो लेती है। तो नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल किसी भी नए सदस्य की सदस्यता के ऊपर विचार करती है और उसके बाद जितने भी अलाइज हैं, जितने भी नाटो सहयोगी हैं, उन्हें अपनी सबकी सर्वसम्मति से ही किसी भी देश को इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जा सकता है। तो ये उसमें एलिजिबिलिटी की बात हुई। और इसके विषय में विस्तार से जानकारी, जैसा मैंने कहा कि हमारे चैनल पे पूर्व में नेटो के ऊपर वीडियो है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, जिसमें कि हमने डिटेल में नेटो ऑर्गेनाइजेशन और जो एसेशन का प्रोसेस है उसको विस्तार से समझने का प्रयास किया है। तो आप उसको रेफर करके उसको देख सकते हैं। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उन्नति स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम उन्नति है, जिसका नाम उन्नति स्कीम है। उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। उन्नति उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम मतलब नॉर्थ ईस्ट के इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के ऑब्जेक्टिव से इस स्कीम को लाया गया है। हम जानते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में इमेंस इकोनॉमिक पोटेंशियल है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो, तो वहाँ पर अभी अनटैप्ड इकोनॉमिक पोटेंशियल है, जिसको हम हार्नेस कर नॉर्थ ईस्ट को इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम से तो जोड़ ही सकते हैं, उसे हम इंडिया के ईस्टर्न नेबर्स के लिए से अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए भी एक लिंक के रूप में यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 7 मार्च को भारत सरकार ने उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की घोषणा की है। यह स्कीम 10,037 करोड़ 10,037 करोड़ के एलोकेशन से यह स्कीम चलाई जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनका की प्रारूप, जिनका फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हम उन स्कीम्स को कहते हैं जिनका 100% फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की 100% फंडिंग, पूर्ण वित्त पोषण केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। मतलब इसमें राज्य सरकार को कोई फंड कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, केंद्र सरकार की किसी मंत्रालय, विभाग या एजेंसी के द्वारा किया जाता है। तो उन्नति योजना का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा किया जाएगा। राज्यों के सहयोग से किया जाएगा, स्टेट्स के कोऑपरेशन से किया जाएगा। तो इन फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है कि उन्नति स्कीम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए लाई गई है। इसका फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और जॉब क्रिएशन और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसीलिए इसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। तीसरी बात यह है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करेगी और यहाँ पर स्पेसिफिकली DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा किया जाएगा। तो इन फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। जैसा मैंने अभी बताया कि उन्नति का जो ऑब्जेक्टिव है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जॉब क्रिएशन और उसके द्वारा गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन द रीजन को अचीव करना है। ठीक है, यह मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में जो प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके ऊपर इसका ध्यान होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी और सर्विसेज सेक्टर में भी। साथ ही साथ जो उन्नति स्कीम है ये किस तरीके से काम करेगी, तो इन्वेस्टर्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। इन्वेस्टर्स अगर कोई नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लगाने जा रहे हों या एग्जिस्टिंग यूनिट्स को एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हों, तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट इंकरेजमेंट के रूप में इंसेंटिव देगी ताकि वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में
निवेश कर सके। तो ये भी एक इसमें आपको ध्यान देना जरूरी है कि उन्नति स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वह किस तरीके से किया जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव्स देकर इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा और 10 ईयर्स के लिए यह योजना लागू की गई है। 10 वर्षों के लिए यह योजना 2034 तक लागू रहेगी। तो इन तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है। एक और इसमें बात आपको कन्फ्यूजन ये आ सकती है कि प्रोजेक्ट उन्नति करके एमजी नरेगा में जो वर्कर्स हैं उनके स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाया जाता है, वो प्रोजेक्ट उन्नति है। तो आपको यह उन्नति स्कीम और एमजी नरेगा के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट उन्नति है उन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। प्रोजेक्ट उन्नति या एमजी नरेगा के अंतर्गत है। एमजी नरेगा जो हम जानते हैं कि लाइवलीहुड गारंटी स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, और यह उन्नति स्कीम पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए भारत सरकार लेकर आई है। आज की डिस्कशन का अगला टॉपिक पेटेंट फाइलिंग्स ड्रॉप इन 2023। पेटेंट हम जानते हैं कि इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। पेटेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि उसके होल्डर को, पेटेंट धारक को एक्सक्लूसिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रदान करता है उसके इन्वेंशन को लेकर। कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई नई खोज की है, इन्वेंशन किया है, तो वह उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसको सुनिश्चित करने वाला जो डॉक्यूमेंट, जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसे ही हम पेटेंट कहते हैं। तो पेटेंट फाइलिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड उसमें डिक्लाइन आई है, ऐसा WIPO वीपो का कहना है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, जो कि पेटेंट फाइलिंग्स को डील करती है, जो ग्लोबल फोरम है पेटेंट से रिलेटेड पॉलिसीज, पेटेंट से रिलेटेड जो उसके अपने फॉर्मुलेशंस हैं उसको लेकर यह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। तो वीपो के अनुसार 14 वर्षों में पहली बार, 14 ईयर्स में पहली बार 2023 में ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में 1.8% की गिरावट देखी गई है। यह स्टेटमेंट आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि IPR रेजिम को लेकर UPSC में स्टेट PCS में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि देयर हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि 2023 में पिछले 14 वर्षों में पहली बार 1.8% की गिरावट पेटेंट फाइलिंग्स में देखी गई है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेटेंट चाइना के द्वारा फाइल किए जाते हैं, तो उसमें नंबर 1 पोजीशन चाइना का है, सेकंड पोजीशन US का है। पहले नंबर पे चाइना आता है पेटेंट फाइलिंग में, जिसमें कि लगभग 70,000 पेटेंट्स पर ईयर फाइल किए जाते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ये दूसरे नंबर पे आता है। तो चाइना में और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों में भी रेस्पेक्टिवली डिक्लाइन पेटेंट फाइलिंग्स में देखी गई है। अगर आप जापान और जर्मनी जैसे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस की, टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिकली डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो वहाँ पर भी पेटेंट फाइलिंग्स में डिक्लाइन देखी गई है। हालांकि साउथ कोरिया में एक स्लाइट इंक्रीज भी पाया गया है। तो मुख्य रूप से बात ये कहने का है कि ग्लोबली 14 ईयर्स में पहली बार पेटेंट फाइलिंग में डिक्लाइन 2023 में देखी गई है। तो वो स्टेटमेंट अगर आपसे पूछे कि क्या देयर हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड, तो वो गलत हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पेटेंट क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट विच गिव्स द होल्डर एक्सक्लूसिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ओवर अ स्पेसिफिक इन्वेंशन। तो पेटेंट क्या करता है कि इन्वेंटर को एक्सक्लूसिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रदान करके इनोवेशन को इनकरेज करता है, नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को, इन्वेंशंस को, डिस्कवरीज को प्रमोट करता है। किस माध्यम से करता है? तो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी PCT यह आपको 1970 में साइन की गई थी, 1970 में, जिसके वर्तमान में 157 सिग्नेटरी नेशंस हैं। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी 1970 में साइन की गई थी और 1978 से यह इफेक्टिव हुआ था। तो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी पेटेंट होल्डर को मेंबर नेशंस में, जो भी देश इसके सिग्नेटरी हैं इस ट्रीटी के, उसमें पेटेंट राइट्स इंश्योर करता है। किसी भी पेटेंट होल्डर को, किसी इन्वेंशन के पेटेंट होल्डर को सभी सिग्नेटरी नेशंस में वह पेटेंट राइट्स को इंश्योर करता है। साथ ही साथ जो पेटेंट ऑफिसेस हैं उन्हें भी पेटेंट प्रदान करने में सहयोग करता है, और जो इन्वेंशंस पेटेंटेड हैं उनके
उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखने में भी वह सहयोग करता है। तो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के माध्यम से जो पेटेंट होल्डर है उसको एक ही साथ कई देशों में अपने पेटेंट को लेकर सुरक्षा, अपने इन्वेंशन को लेकर पेटेंट के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त होती है। तो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी की हम यहाँ पर मुख्य रूप से इसको ध्यान देना जरूरी है। आपसे प्रीलिम्स में इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो क्या भारत पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है? तो इसका जवाब है हाँ। भारत ने 1998 में पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी को साइन किया था, 1998 में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो की अगर हम बात करें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल लेवल पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर करने के लिए कार्य करता है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यह यूएन की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में से एक है। वीपो इज वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हम वैसे इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एजेंसीज को कहते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर कार्य करती हैं, पर्टिकुलरली इकोसॉक के साथ मिलकर कार्य करती हैं। तो वीपो क्या है कि यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एक ग्लोबल फोरम है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, पॉलिसी, इंफॉर्मेशन और कोऑपरेशन प्रदान करता है। यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज प्रदान करता है, पॉलिसी डिटरमाइन करता है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है और डिसेमिनेट करता है, और साथ ही साथ कोऑपरेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में प्रोवाइड कराता है। जैसा हम लोगों ने अभी बात किया कि यह एक 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में से एक है। यह सेल्फ फंडिंग एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और वर्तमान में इसके 193 मेंबर स्टेट्स हैं। टोटल 193 मेंबर स्टेट्स हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये फैक्ट्स आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। इसका उद्देश्य क्या है? वीपो का उद्देश्य है कि एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आईपी सिस्टम, एक इफेक्टिव इंटरनेशनल आईपी सिस्टम को डेवलप करना और एक ऐसे इंटरनेशनल ग्लोबल आईटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इकोसिस्टम को बनाना जिसमें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनोवेशन और इन्वेंशन प्रमोट किया जा सके, जिसे कि इनकरेज किया जा सके। तो वीपो की स्थापना की अगर हम बात करें तो वीपो की स्थापना 1967 में वीपो कन्वेंशन के द्वारा हुई थी। वीपो की स्थापना 1967 में वीपो कन्वेंशन के द्वारा हुई थी। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, और एनुअली वीपो के मेंबर्स की मीटिंग होती है। एनुअल असेंबली में मेंबर स्टेट्स के द्वारा आपस में मिलकर जो महत्वपूर्ण आईपीआर रेजिम से रिलेटेड फैसले हैं वो लिए जाते हैं, और जो आईपीआर रेजिम को लेकर डायरेक्शन होना चाहिए ग्लोबल लेवल पे, ये सभी सदस्य देश आपस में, मेंबर स्टेट्स आपस में मिलकर उसके ऊपर फैसला करते हैं। एलपीजी सब्सिडी एक्सटेंडेड अंडर उज्ज्वला, ये अगला टॉपिक है। हम जानते हैं कि 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी, जिसमें कि पुअर हाउसहोल्ड्स के, डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड्स की एडल्ट वीमेन को, महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन, डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन की सुविधा दी गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत हाउसहोल्ड्स को एलपीजी रिफिल परचेज करने के लिए पहले सब्सिडी नहीं दी जाती थी। पहले उन्हें मार्केट प्राइस पर ही एलपीजी रिफिल को परचेज करना पड़ता था, जिसमें ये देखा गया कि देयर वाज नॉट अ कंटिन्यूअस यूसेज ऑफ एलपीजी सिलेंडर एज अ कुकिंग फ्यूल। खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल कंटिन्यूअसली नहीं किया जा रहा था उज्ज्वला हाउसहोल्ड्स के द्वारा। तो उसको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने फिर 200 रुपये के सब्सिडी का उसमें प्रावधान किया। वैसे हाउस होल्ड्स को एलपीजी परचेज करने के लिए मार्केट प्राइस के ऊपर उन्होंने 200 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया, जिसे बाद में अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया था। 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया था। इसी 300 रुपये की जो एलपीजी सब्सिडी है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पुअर हाउस होल्ड्स को, उसे वित्त वर्ष 2024-25 तक एक्सटेंड करने का फैसला भारत सरकार ने किया है। तो सेंटर एक्सटेंड्स ₹300 पर एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी
टू उज्ज्वला योजना विमेन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो इसकी घोषणा हाल ही में की गई है कि ₹300 की जो एलपीजी सब्सिडी उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत दी जाती थी उसे 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में एक्सटेंड किया जाएगा। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज डैट हम लोगों ने अभी जैसे बात किया कि मार्केट प्राइस पर जब उज्ज्वला लाभार्थी द बेनिफिशियरीज ऑफ द उज्ज्वला स्कीम जब वो एलपीजी सिलेंडर को परचेज कर रही थी तो उसका कंटिन्यूअस यूसेज नहीं था। ये देखा गया कि जब उन्हें सब्सिडी प्रदान की गई तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑन एन एवरेज 20% इंक्रीज एलपीजी के कंटिन्यूअस यूसेज में हुआ था। तो सब्सिडी एक तरीके से इंसेंटिवाइजेशन है जिसमें कि पीएम उज्ज्वला स्कीम जैसी योजनाओं को और प्रमोट करने में मदद मिलती है। अब ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे ऐसे सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स और पर्टिकुलरली जो हेल्थ और इन्वायरमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार आपसे डायरेक्ट स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेनिफिशियरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हम बात करें तो इसे 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा शुरू किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि जिस मिनिस्ट्री ने इसे शुरू किया है वह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसके अंतर्गत पुअर हाउस होल्ड की एडल्ट वीमेन वह एलिजिबल बेनिफिशियरी है। एलिजिबल बेनिफिशियरी कौन है? गरीब परिवारों की पुअर हाउस होल्ड्स के एडल्ट वीमेन जो वयस्क महिलाएं हैं वह इसके अंतर्गत बेनिफिशियरी हैं, वह उसके इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं। हम ये जानते हैं कि भारत में ट्रेडिशनली किचन्स में फायरवुड का इस्तेमाल किया जाता है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, केरोसिन स्टोव्स का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है, काउडंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी से काउडंग केक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी से जो धुआं निकलता है वह परिवार में महिलाओं, बच्चों, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए हानिकारक तो होता ही है, उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा तो है ही, साथ ही साथ इससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है क्योंकि इसमें धुएं के निकलने से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो इन दोनों चीज़ों को टैकल करने के लिए 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत आपको ध्यान रखना है, विशेषकर जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 2016 में की गई थी। अगर हम इसके लक्ष्य की बात करें तो PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मार्च 2020 तक का लक्ष्य था कि 8 करोड़ LPG कनेक्शंस जारी किए जाएं, जिसे कि सितंबर 2019 में ही पूरा कर लिया गया था। तो PM उज्ज्वला योजना का जो शुरुआती लक्ष्य था मार्च 2020 तक 8 करोड़ LPG कनेक्शन देने का, वह 6 माह पहले ही सितंबर 2019 में पूरा कर लिया गया। और फिर बाद में उज्ज्वला 2.0 जारी किया गया, लॉन्च किया गया, जिसमें कि एडिशनल 1.6 करोड़ LPG कनेक्शंस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देने की बात की गई, जिसे बाद में फिर बढ़ाकर एडिशनल 75 लाख कनेक्शन जोड़ते हुए फाइनली उज्ज्वला योजना के अंतर्गत टोटल 10.35 करोड़ LPG कनेक्शंस देने का टारगेट रखा गया। अगर हम एज ऑफ डेट की बात करें, आज की बात करें, तो 7 मार्च 2024 तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको 1 करोड़ 28 लाख 96 हज़ार LPG 10 करोड़ 28 लाख 96 हज़ार LPG कनेक्शंस जारी किए जा चुके हैं। तो 10 करोड़ 35 लाख कनेक्शंस का लक्ष्य था, अभी तक 10 करोड़ 28 लाख LPG कनेक्शंस जारी किए जा चुके हैं। तो ऑलमोस्ट जो स्कीम है वो सक्सेसफुल अपने कनेक्शन के टारगेट्स के कंटेक्स्ट में वो रही है। और ये सब जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट पूछे गए हैं। इसलिए जब भी आप करंट अफेयर्स न्यूज़ पढ़ते हैं योजनाओं से संबंधित, तो थोड़ा सा एक बार उनके बैकग्राउंड में जाकर अवश्य पढ़ें कि कब लॉन्च किया गया था, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से आपको वो प्रीलिम्स में लाभकारी होगा। हमारी आज की कक्षा से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कक्षा के विषय में आपके कमेंट्स और फीडबैक का हमें इंतजार है। आप अपने कमेंट को जाकर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।